बीए फाइनल की हिंदी विषय की फर्स्ट वीडियो। इसमें जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसका अध्ययन मैं कोशिश करूंगी कि जब आप सभी बच्चे कॉलेज पहुंचने लगे तभी हम उसको पढ़ें, और जब तक ये वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, इस समय पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भाग है आपके पाठ्यक्रम के अंदर, उस भाग की पढ़ाई करें। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पहले भी पढ़ा है, पहली कक्षा में भी पढ़ा है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर में भक्ति काल है, सेकंड ईयर में रीति काल है, तो जो बीए फाइनल ईयर है इसके अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल का अध्ययन आपको गहराई से करना है। अब ये मैंने आपको बोला भक्ति काल, मैंने बोला रीति काल, उससे पहले मैंने बोला आदि काल, इस प्रकार का जो ये विभाजन है इसकी आपको थोड़ी बहुत समझ पहले ही है क्योंकि आप उसका अध्ययन कर चुके हैं। और इस कक्षा के अंतर्गत जो आप गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अब इसके बारे में आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको विषय से जोड़ना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों, कौन सा आदि काल था, कौन सा भक्ति काल था, कौन सा रीति काल था, कैसे कैसे आधुनिक काल आया। उस विषय तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे अध्ययन करके आएंगे हल्के तौर से। विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर पाठकों की रुचि को छात्र रुचि लेकर पढ़े, उसका अच्छी तरीके से वो अध्ययन कर सकें और अच्छे तरीके से उसके विषय में उनका गहराई से उनका ज्ञान वृद्धि हो, इसके लिए विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया है। और ये जो विभाजन है 1000 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ किया है। अब 1000 के आसपास से क्यों आरंभ किया है, इसके पीछे कारण है क्योंकि आपको पता होगा प्राचीन समय जो था उसमें कभी संस्कृत भाषा थी जिसके माध्यम से लोग बात किया करते थे, पाली थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, और फिर धीरे धीरे 1000 के आसपास हिंदी भाषा का आगमन हुआ था। क्योंकि प्राचीन काल में जाओगे तो संस्कृत भाषा में आपको बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे, बहुत सारे पुस्तकें मिलेंगी, वेद मिलेंगे, रामायण मिलेगी, महाभारत मिलेगी, बहुत सारे संस्कृत भाषा में लिखे हैं। फिर हमारी जो बोलचाल की भाषा में आई पाली भाषा, जिसके अंतर्गत आपने जाना होगा, हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, हिंदी का जब इतिहास पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा वो पाली भाषा में दिए गए हैं। उसके बाद जो महावीर हुए हैं जैन धर्म के संस्थापक, वो बहुत बड़े प्रचारक महावीर, तो उन्होंने जैन धर्म का जो प्रचार किया था उसके अंदर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद प्राकृत भाषा के बाद आई थी अपभ्रंश भाषा, उसका प्रयोग हुआ, और फिर अपभ्रंश से रूप बदलते बदलते अवहट के माध्यम से और फिर किसका जन्म हुआ, हिंदी भाषा का। और हिंदी भाषा की जो प्रथम पुस्तक आपको पता है मानवी जो जाती है वो है श्रावकाचार। कौन सी पुस्तक है? श्रावकाचार। इसकी ये पुस्तक देवसेन के द्वारा लिखित है। ये पुस्तक हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है विद्वानों के अनुसार, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 933 के आसपास लिखी गई थी। अब 933 के आसपास देखो, यूं नहीं है कि इससे पहले हिंदी थी ही नहीं या इसके बाद केवल हिंदी में सारा काम होने लगा था, और भाषा को जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से प्राचीन काल से प्रयोग होती आ रही थी वो इस दिन के बाद पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी पाठकों के अध्ययन की सुविधा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बहुत ही महान विद्वान माने जाते हैं, उनके द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1050 से प्रारंभ माना गया है कि 1050 से जो 1375 तक की समय अवधि है, संवत की जो अवधि है, इसको उन्होंने आदिकाल नाम दिया है, वीरगाथा काल नाम दिया है। सबसे प्रारंभिक काल हिंदी साहित्य का ये माना जाता है। इसके बाद 1375 से लेकर 1700 संवत की जो अवधि है
उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस समय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनके अंदर वीर भाव को जगाने वाली ज्यादा मतलब भाव था, इसीलिए इसको वीर गाथा काल नाम में दिया गया है। ये सबसे पहला काल है, इसलिए इसको आदि काल का नाम दिया गया है। इसको आरंभिक काल भी कहा है, इसको प्राथमिक काल भी कहा है। तो इसमें भक्ति का बहुत बड़ा जो ज्यादा जो भाव था वो भक्ति भाव था, इसलिए इसे भक्ति का नाम दिया है। और 1700 से लेकर जो 1900 संवत तक का समय था, इसको रीति काल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद की जो समय अवधि है 1900 के बाद की, उस अवधि को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और आपकी जो कक्षा में गहराई से आप जिसका अध्ययन करेंगे वो है आधुनिक काल। और आधुनिक काल कब से माना जाता है? संवत 1900 से माना जाता है। अब मैंने कहा संवत 1900 से। अब हम अगर सन के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि अध्ययन की सुविधा के लिए उसमें पूरे वो बढ़ रहे थे, अब हम जो पढ़ेंगे आधुनिक काल, इसका हम विभाजन करेंगे सन के अनुसार। यानी कि 1857 के बाद का जो समय है, सन 1857 के बाद का जो समय है, इस युग को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। जिसे विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने इसे आधुनिक काल नाम दिया, तो कुछ विद्वानों ने, जैसे मिश्र बंधु जो हुए हैं, मिश्र बंधुओं ने इसको क्या नाम दिया है? इसको वर्तमान काल नाम दिया है। रामकुमार वर्मा है, उसने आधुनिक काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? आधुनिक काल। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा ने इसको नवजागरण काल कहा। क्या कहा है? नवजागरण। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को नई धारा का प्रथम उत्थान, यानी कि नई धारा के नाम के आधार पर इस काल का आगे विभाजन किया है। यानी कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से इस काल को पुकारा है। जैसे पहले के कालों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं, ऐसे ही इस काल को आधुनिक काल कहा रामकुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने इसको वर्तमान काल कहा, रामविलास शर्मा ने इसको नवजागरण काल कहा। और समय अवधि कब से मानी जाती है? सन से मानी जाती है, सन 1857 से। और एक और बात, इससे पीछे जो मैं आपको बता रही थी वो संवत के अनुसार बता रही थी। और संवत और सन में अंतर क्या होता है बच्चे? जो संवत होती है वो सन से 57 साल आगे चलती है। ठीक है, कहीं आप लोग उलझ गए हो इस बात के अंदर कि आप अभी तो 1900 तक रीति काल बता रहे थे, अब आप 1857 से आधुनिक काल बता रहे हैं। तो ये किसके अनुसार है? सन के अनुसार है। और मैं किसके अनुसार बता रही थी आपको? संवत के अनुसार। ये सिर्फ मैं याद करवाने के लिए ऐसा आपको बता रही हूँ कि ये जो समय है ये सन के अनुसार चल पड़ा है। अब जो ये आधुनिक काल आया है, इसके अंतर्गत भी कई प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न कुछ वर्षों के अंतर्गत विभिन्न प्रवृत्तियों का जन्म होता रहा। और इसीलिए इस आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहला जो युग होगा, यानी कि आधुनिक काल की जो प्रथम विभाजन की जो प्रथम प्रवृत्ति होगी, जो प्रथम विभाजन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? आधुनिक काल के कब से हो गया है? जो 1857 से प्रारंभ हो गया है। इसका जो प्रथम विभाजन है वो है, उस विभाजन को नाम देंगे ना भारतेंदु युग। क्या नाम देंगे? भारतेंदु युग। कब से माना जाता है? 1857 से 1900 तक की समय अवधि को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु एक बहुत ही महान, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बुद्धिमान प्राणी का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिस अकेले व्यक्ति के नाम पर ये इतना लंबा जो समय अवधि है, इस अवधि को भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। जो बहुत ही अच्छे एक लेखक भी थे, बहुत ही अच्छे कवि भी थे और बहुत ही अच्छे पत्रकार भी थे, जिन्होंने केवल हिंदी साहित्य का केवल साहित्य ही नहीं लिखा
बल्कि देश की स्वतंत्रता के दौरान उसमें स्वतंत्रता की लोक जगाने का भी काम किया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, 1800 सालों में भारतीय देश अंग्रेजों का गुलाम था और हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कर चुके थे। जिस समय पर अंग्रेजों का भारत के अंदर शासन था, भारतीयों की स्थिति उस समय पर बहुत ही दयनीय थी। भारतीयों की बहुत ज्यादा दुर्दशा थी। वो तवे पे पड़ी हुई बूंद की भांति कुलबुला रहे थे, छटपटा रहे थे। इतनी बुरे तरीके से भारतीयों का शोषण हो रहा था, पूंजीपतियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा उन पर बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते थे टैक्स लगाया जा रहा था। किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। बहुत हर प्रकार की वहां पर बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल का जो समय वो सारे ही मतलब हर तरीके से भारतीयों की स्थिति थी जो बहुत ही दयनीय थी। चाहे इसमें पुरुष वर्ग है, चाहे इसमें स्त्री वर्ग है। स्त्री की दुर्दशा और भी कहीं अधिक थी, क्योंकि भारतेंदु युग से पहले या आधुनिक युग से पहले रीतिकाल था। और रीतिकाल का जब आपने अध्ययन किया होगा तो आपने अध्ययन किया होगा कि जो औरत है वो एक वस्तु बनकर रह गई थी। केवल जो आश्रय दाता थे उनके गुणगान लेखन के द्वारा किया जा रहा था रीतिकाल के दौरान। लेकिन इस समय पर आकर भारतेंदु जैसे बुद्धिमान प्राणी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सोच थी, जो लेखकों का एक विचारधारा थी, उस विचारधारा को भी परिवर्तित कर दिया था। इसने उन विषयों के ऊपर अपना लेखन कार्य किया, उन विषयों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई जिसकी आवश्यकता उस समय भारतवर्ष को बहुत अधिक थी। क्योंकि भारतवासियों का जो शोषण था वो बहुत अधिक मात्रा में अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। इस समय के अगर हम प्रसिद्ध कवियों की बात करें, जो भारतेंदु युग का जो प्रसिद्ध कवि थे, उनमें सबसे पहले तो भारतेंदु जी ही थे। फिर थे बद्रीनारायण चौधरी, कई सारे कवि थे, बद्री नारायण, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, ठाकुर जगमोहन थे, राधा कृष्ण दास थे, राधाचरण गोस्वामी, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि कहे जा सकते हैं। राधाकृष्ण दास ये भारतेंदु मंडल के कवि थे और इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से भारत की उस समय की तत्कालीन दुर्दशा का वर्णन, भारतीयों के अंदर, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हार चुके भारतीय मन से जो हार चुके थे, उनको अतीत की गौरव गाथाओं को सुना सुनाकर भारतीयों के अंदर एक तेज, एक गुण ओजस्वी पैदा करने वाली बातें इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लिखी, ताकि भारतीयों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जाग सके और देश को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र कराया जा सके। समाज में फैली हुई कुरीतियों का अध्ययन उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इसके अलावा उन्होंने प्रकृति का चित्रण अपनी लेखनी के माध्यम से किया है और इसके साथ साथ जो समाज सुधार का कार्य था इन्होंने वो भी अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। इस प्रकार से इस समय के जो कवि थे, इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को चेताने का, जनता को जगाने का प्रयास किया है। और प्रसिद्ध कवि भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन। इसके साथ साथ भक्ति से रिलेटेड भी कुछ कविताएं इन्होंने लिखी है, जिसमें भारतेंदु का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इसके अलावा और खास बात क्या थी इस युग समय के कवियों के अंदर, कि इस समय से पहले जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा, रीतिकाल का जो साहित्य लिखा गया है वो मुख्यतः ब्रज भाषा में लिखा गया है। लेकिन इस समय पर आने के बाद छिटपुट कुछ रचनाएं खड़ी बोली में भी लिखी गई थी। खड़ी बोली का प्रयोग भी थोड़ा थोड़ा इस युग में प्रारंभ हो गया था। और इस युग के जो साहित्यकार थे, इन्होंने हिंदी भाषा के बारे में भी, क्योंकि उस समय तक, आज हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, लेकिन उस समय पर भारतीयों की जो स्थिति थी वो बहुत ही अजीब स्थिति थी, क्योंकि भारत के अंदर
अंग्रेजों से पहले मुसलमानों का शासन भी था और मुसलमानों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जा रही थी उर्दू, अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं का, क्योंकि जो कचहरियों की भाषा थी वो फारसी भाषा थी, तो उसको लेकर काफी विवाद में रहती थी बातें कि किस भाषा का प्रयोग किया जाए, किस भाषा का ना किया जाए। तो साहित्य लेख खड़े बोले पर इस समय पर आने के बाद कार्य प्रारंभ हो गया था और विद्वानों ने, इन कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से भी कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल, कि निज भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति उन्नति कर सकता है, वही आपकी उन्नति की जड़ है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूर, कि बिना अपनी भाषा के ज्ञान के तो आपके हृदय की, ये मतलब हृदय की जो पीड़ा है, आप उस पीड़ा का भी बखान अपनी भाषा के बिना नहीं कर सकते हैं। जब हम अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को जाहिर अपनी भाषा से कर सकते हैं, तो साहित्य भी किस भाषा में होना चाहिए, अपनी भाषा में होना चाहिए। तो उन्होंने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे इसी युग की देन है कि हिंदुस्तान की उन्नति के लिए हिंदी जैसी ही भाषा हो सकती है। ऐसी ऐसी पंक्तियां कहते हैं विद्वानों के द्वारा देशवासियों के मन में अपनी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा के प्रति मोह पैदा कर दिया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतेंदु युग है वो किसका युग है, नव जागरण। कुछ विद्वानों ने भारतेंदु युग को केवल भारतेंदु नाम ही नहीं दिया था, इस युग को नवजागरण काल का भी नाम दिया गया है। इससे आगे की हम बात करेंगे कि अपने अवधि की अगर बात करें तो 1857 से लेकर सन 1900 तक की काल अवधि के बारे में भी पढ़ा है। इसके बाद आधुनिक काल की जो द्वितीय उत्थान की जो धारा है, यानी कि द्वितीय जो काल है, उस काल को हम किस नाम से जानते हैं, वो है द्विवेदी युग। किस नाम से जानेंगे, द्विवेदी युग, क्योंकि तो प्रथम उत्थान हुआ ना, तो द्वितीय उत्थान यानी कि 1900 से लेकर 1918 तक का जो समय था उसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इस युग के नाम से जानते हैं, द्विवेदी युग के नाम से। द्विवेदी युग का जो इतिहास है इसका अध्ययन, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की बन गई होगी, कहीं आपके फोन में लोड ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो कल हम अध्ययन करेंगे। जिस तरह से आज हमने भारतेंदु युग की समस्याओं के बारे में, भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है, उसी प्रकार से कल हम अध्ययन करेंगे द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में। और इससे आगे आने वाले, क्योंकि इसके आगे भी कार्यभाजन है ना, तो प्रथम जो हमारा आधुनिक काल का सबसे पहले विभाजन ही करेंगे, उसके बाद द्वितीय युग के बाद अगर बात की जाए उसके आगे भी बहुत सारे हैं। तो आज के लिए इतना ही कि भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो प्रमुख कवि हैं, आप अच्छे से सुन रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। प्रमुख कवियों की हमने चर्चा की है और किस विषय को उन्होंने मुख्य रूप से लिया है उसका आपने अध्ययन किया है। और कल हम अध्ययन करेंगे द्विवेदी युग का और छायावती युग का। धन्यवाद।